नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग राहुल शंकरतैन का एक पाठ है ल्हासा की ओर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक से लिया गया है। तो देखिए, राहुल शंकरतैन जो हैं उनका जन्म 1893 में और देहांत वो 1963 ईस्वी में हुआ था। राहुल शंकरतैन का जन्म 9 अप्रैल 1893 में पदहा गांव आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। राहुल शंकरतैन के जो पिता थे उनका नाम गोवर्धन पांडे और माताजी थी वो कुलवंती देवी थी। राहुल शंकरतैन बचपन से ही घर छोड़ करके घुमक्कड़ यात्री बन गए थे, यानी घूमने की इनको बहुत ही इच्छा थी, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना। ऐसे भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। राहुल शंकरतैन एक भ्रमणशील साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। घुमक्कड़ी वृहत्रयी जो होती है उसमें राहुल शंकरतैन, अज्ञेय और नागार्जुन का नाम अग्रणी रहता है। ये तीनों लोग घूम घूम करके खूब यात्राएं की, अनेक देशों की यात्राएं की। राहुल शंकरतैन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। पूछा जा सकता है द्वितीय श्रेणी में कि राहुल शंकरतैन का मूल नाम क्या था। जैसे एक बार पूछा गया था कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह। इस प्रकार से राहुल शंकरतैन है, इनका नाम केदारनाथ पांडे है। नागार्जुन का वेदनाथ मिश्र है। ऐसे ही उनकी अद्भुत तर्क शक्ति और अनुपम ज्ञान भंडार को देख करके काशी के पंडितों ने इन्हें महापंडित कहा था, यानी ये अनेक भाषाओं के जानकार थे राहुल शंकरतैन, इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। राहुल शंकरतैन 1930 में श्रीलंका गए और वहां से जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तभी से वे राहुल शंकरतैन के नाम से जाने गए। 1930 में गए थे, ध्यान रखना। सन 1936 में राहुल शंकरतैन रूस के लेनिन लेनिनग्राद में संस्कृत के अध्यापक बन गए थे और वहीं पर एक एलना नामक महिला थी, उससे उन्होंने दूसरी शादी भी की है। राहुल शंकरतैन अनेक भाषाओं के ज्ञाते थे और उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी किया, लेकिन इनकी अधिकांश रचनाएं हिंदी भाषा में रची गई हैं। उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखी गई पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। इन्होंने करीबन 150 पुस्तकें लिखी थी। यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में राहुल शंकरतैन का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन भी किया, और मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही इन्होंने घुमक्कड़ का उद्देश्य बना लिया था। और घुमक्कड़ी मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी है वो भी इन्होंने प्रस्तुत की है। राहुल शंकरतैन ने सरहपाद के दोहा कोश का संपादन भी किया है और सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि भी इन्होंने घोषित किया, जो कि सर्वमान्य मत है इनका। राहुल शंकरतैन की पुस्तक हिंदी व्याकरण धारा में अपभ्रंश काव्यों का संग्रह है और इन्होंने खड़ी बोली को कोरवी नाम भी दिया था। राहुल शंकरतैन और भोलानाथ तिवारी हैं, इन्होंने खड़ी बोली को कोरवी कह करके पुकारा है। इनका देहांत 1963 ईस्वी में हो गया था। इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं कि सतनी के बच्चे, वोल्गा से गंगा तक, भागो नहीं तो दुनिया को बदलो और बहुरंगी मधुपुरी, ये प्रसिद्ध कहानियां हैं। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं कि शैतान की आंख, सोने की ढाल, जीने के लिए, सिंह सेनापति प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, जय योद्धे, मधुर स्वपन, स्मृति यात्री और जादू का मुल्क। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत इनके ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस के 25 वर्ष। मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा है। संस्मरण लिखे थे घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी, जिनका मैं कृतज्ञ। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं अपन, देखिएगा। डांडा एक ऊंची जमीन होती है, उसको बोला जाता है तिब्बत में। बोरला होता है तिब्बत की सीमा का एक स्थान। बेंटे होते हैं टीले के आकार का ऊंचा स्थान। कंडे गाय और भैंस के गोबर के उपले जो बनाए जाते हैं ना, जो ईंधन में काम में लिए जाते हैं। सत्तू भुने हुए अन्न, जो चना का आटा होता है। थुकप्पा सत्तू या फिर चावल के साथ में, मूली, हड्डी और मांस के साथ में, पतली लेई के तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। छंग पीने का एक मादक पदार्थ होता है। डंडा होता है
गंडा मंत्र पढ़ करके गांठ लगा करके बंधा हुआ एक धागा कपड़ा, चीरी होती है फाड़ी हुई, यानी चीरना फाड़ना बोलते हैं ना। बारिया बहार वाक। सुमित जी लेखक के एक मित्र थे जो मंगोल भिक्षु, जिसका नाम लोबजड शेख था। इसका अर्थ है कि सुमित प्रज्ञ। दोनों चीटे मतलब नेम गांव के पास पुल के नदी के किनारे, नदी के पुल को पार करने के लिए जोइंग मजिस्ट्रेट के हाथ पर लिखी गई एक लिमिक यानी राहदारी, जो लेखक ने अपने ही मंगोल दोस्त यानी सुमित जी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। दाक्वनिस तो होता है स्पेन उपन्यासकार सार्वेतेज, जो 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक जोट का नायक है, जो घोड़े पर चलता था। दाक्वनिस ये शब्द आएगा। अब देखिए पाठ का परिचय। अच्छा पाठ है। इस प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर एक यात्रावत संस्मरण है, जो कि राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। इनकी पुस्तक है ना मेरी प्रथम तिब्बत यात्रा। इसमें उन्होंने 1929 और 30 में क्या है कि नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की ओर जाने की कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये जो यात्रा एक भिखमंगे और छद्म वेश में की थी। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का इसमें बहुत ही रोचक वर्णन किया है। और इस यात्रा वृत्तांत में हमें तिब्बत समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि तिब्बत के लोग हैं वो किस प्रकार से उसमें रहा करते थे। अब देखिएगा, बहुत ही शानदार पाठ है। ल्हासा की ओर लेखक लिखते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कहाँ से था, तो नेपाल से। फरी क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, क्लिंगपोंग का वो रास्ता था वो उस समय नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी, यानी हिंदुस्तान की चीज़ें हैं वो भी तिब्बत में नेपाल के रास्ते से जाती थी। ये एक व्यापारी की नहीं था बल्कि एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए यहाँ पर जगह जगह फौजी चौकियाँ बनाई हुई थी, जिसमें किले बने हुए थे फौजियों के रहने के लिए, जिसमें कभी चीनी पलटन, यानी पलटन का मतलब होता है पूरी बटालियन, वो रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी एक भाग में जहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी किसान लोग हैं वो वहाँ पर रहने लग गए हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, यानी कुछ में लोग रहते हैं। ऐसा कि एक परित्यक्त चीनी किला, परित्यक्त का मतलब छोड़ा हुआ चीनी किला था। हम वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरते हैं लेखक और उनके मित्र। तिब्बत के यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं, क्योंकि ऊंचाई पर है ना तिब्बत, और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ पर जाति पाति है, छुआछूत है, इन किसी का कोई सवाल ही नहीं है तिब्बत में। ना ही औरतें वो कोई पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे जो लोग हैं उनको चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। बस इतना डर है कि भिखमंगे लोग चोरी करके ले जाएंगे ऐसे, नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर तक यानी चले जा सकते हैं। चाहे तो आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या फिर सास को आप अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। अगर आपको चाय बनवानी है तो आप घर के अंदर जा करके उनको चाय वगैरह दे सकते हैं, वह आपके लिए पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिएगा। वह चाय चौड़ी में कूट करके उसे दूध वाली चाय के रंग में बना करके मिट्टी के टोंटीदार बर्तन यानी खोंटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको यह डर है कि आपका सारा मक्खन, आपको यदि ये लगे कि मेरा मक्खन पूरा चाय में नहीं डला है, तो आप खुद वहाँ पर जा कर के चोंगी में चाय मत करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, यानी चाय तैयार होने के बाद में नमक और मक्खन डालने की आवश्यकता होती है। छोड़ा गया जो चीनी किला था, यानी प्रत्येक चीनी किले में से जब हम चलने लगे, जब लेखक ने चाय वाय पी ली तो चलने लगे, तो एक आदमी राहदारी मतलब राहगीर के रूप में राहदारी मांगने, यानी अपना जो कोई मेहनताना वगैरह होता है वो मांगने आया। तो हमने वह दोनों ही चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले या आखिरी गांव में पहुंच गए थे। सुमित जी के जान पहचान के आदमी भी रहते थे यहाँ पर, और भिखमंगे रहते हुए हमारे ठहरने की अच्छी व्यवस्था की, यानी जानकार होते हैं तो आप किसी भी वेश में जाओ, आप आराम से कहीं पर भी रह सकते हैं। तो ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे। एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर के लौटे थे, यानी 5 साल तक यात्रा की थी लेखक ने। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बिल्कुल भद्र पुरुष होने के बाद में भी गांव के झोंपड़े में रहना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त के मनोवर्ती पर ही निर्भर करता है, खास करके शाम के वक्त में
छंग एक मादक पदार्थ होता है, उसको पी करके बहुत ही कम होश हवास में दुरुस्त रहते सारे, उसमें मस्त थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ा पार करना था, यानी सबसे कठिन रास्ता था। डांडा तिब्बत की सबसे खतरे की जगह थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि तिब्बत की सबसे खतरे की जगह कौन सी है, तो डांडा। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव दिखाई नहीं देता था, है ना, काफी ऊंचाई पर था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों में होने के कारण आदमी को देखा नहीं जा सकता, यानी दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए सबसे उपयुक्त, क्योंकि डाकू तो ऐसी जगह पर ही रहते हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त जगह थी ये, अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर के खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, यानी गांव में आकर के कोई खून कर देगा तो सजा मिल सकती है। लेकिन ऐसे निर्जन जो स्थान है वहां पर यदि कोई आदमी मरे हुए पाएंगे तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती है। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि निर्जन स्थान होगा, वहां पर गवाह कौन मिलेगा। डकैत पहले आदमी का पूरी तरह से उसको मार डालते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है, यानी मारने के बाद में उसकी तलाशी ली जाती है। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लोग रखते हैं। हथियार का कोई कानून ही नहीं है तिब्बत में, तो पिस्तौल वगैरह साथ में रखते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। गांव में ऐसा पता चला कि पिछले साल थोड़ला के पास में एक आदमी को मार दिया गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम एक भिखमंगे थे, भिखमंगों को कौन मारेगा। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार करके जीभ निकाल करके कुची कुची, यानी दया करो, हम पर दया करो, एक पैसा दे दे कह करके भीख मांगने लग जाते लेखक और उसके मित्र सुमित जी। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, यानी बहुत मुश्किल था चलना। और अगला जो पड़ाव था वो 16-17 मील से कम का नहीं था लेखक का। मैंने सुमित जी से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए कोई 2 घोड़े ले लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे, कि भैया 2 घोड़े मंगवा लो ताकि आराम से चढ़ करके अपन चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर के चल पड़े थे। डांडे में पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त में डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे उस समय, काफ़ी ऊंची जगह थी, वहां पर खड़े हुए थे। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कितनी ऊंचाई पर खड़े थे समुद्र तल से, तो 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए थे। ठीक है। हमारी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफेद शिखर, यानी बर्फ से ढके हुए चोटियां दिखाई दे रही थी। बेंटे की ओर देखने वाले काले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ पर कोई बर्फ की सफ़ेदी थी, न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान डांडे का देवता का स्थान था, यानी डांडा थोरला में सबसे ऊंचा स्थान था ना, वो सर्वोच्च स्थान देवता के रूप में सुरक्षित रखा गया था देवता के लिए, जो पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से वो सजाया गया था, क्योंकि देवता के ध्वजा वगैरह चढ़ाई गई थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, नीचे आना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा था। मैं समझ रहा था कि चढ़ाई की थकावट के कारण ये ऐसा कर रहा है और उसे मैं मारना नहीं चाहता था। लेखक ने सोचा कि जानवर है, चढ़ाई की वजह से ऐसा कर रहा है, तो मारना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया था। मैं दोनक्वी वस्तु की तरह, दोनक्वी वस्तु मैंने आपको पीछे एक शब्दार्थ बताया था ना, कि स्पेनी उपन्यासकार थे सार्वेतेज, जो कि 17वीं शताब्दी के उपन्यास में डॉन क्विक्टोज नामक एक नायक था। वो घोड़े पर सवार रहता था और धीरे धीरे चलता था। ऐसे ही लेखक का घोड़ा चल रहा था। घोड़े पर झूमता हुआ मैं चलता जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, क्योंकि घोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। घोड़ा भी उल्टा चल रहा था। एक जगह 2 रास्ते फट रहे थे, यानी होता है ऐसे, ये रास्ता फिर एक से साइड में जा रहे थे दोनों, कि अब समझ में नहीं आ रहा था लेखक को कि मैं बाएं का रास्ता लेना ले 1.5 मील चला गया। 2 रास्ते फट रहे थे तो बाएं का ले लिया और 1.5 मील चले भी गए। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लिंकोर का रास्ता दाहिने वाला। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लिंकोर का रास्ता कौन से वाला था, दाहिने वाला। फिर लौट करके उसी को पकड़ा और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर रहा था, जो कि सुमित जी मेरा इंतजार कर रहे थे। सुमित जी मंगोल थे। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है, और तब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने
कहा, मैं 2 टोकरियां कंडे फूंक दिया, यानी मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक दिए हैं, 3-3 बार चाय गर्म कर ली है, पी ली है। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया लेखक ने कि मेरा कसूर नहीं है मेरे मित्र, देख नहीं रहे हो क्या मेरे पास कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद करता था कि यार ये इतने धीरे चल रहा था, मैं तो सोच रहा था कि रात के समय में ये मिलेगा, पहुंचेंगे अपन वहां पर, और तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। लेकिन क्या है कि सुमित जी की खासियत है कि वो जितना जल्दी गुस्सा हुआ करते थे उतना जल्दी ठंडा भी हो जाया करते थे। और लिंगकोर में एक अच्छी जगह हमें ठहरने के लिए मिली थी। यहाँ भी सुमित जी के जान पहचान के यजमान रहते थे। पहले चाय सत्तू खाया, यानी चाय पी, और सत्तू जो होता है ना, भुने हुए अन्न जो चने आटा होता है वो खाया, और रात को गर्मा गर्म थुक्का भी इन्होंने पिया, यानी सत्तू या चावल के साथ में मूली, हड्डी और मांस के साथ में पतली लेई की तरह पकाया जाने वाले खाद्य पदार्थ होता है, उसको थुक्पा कहते हैं। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे। अब लेखक कहाँ पर थे? टिंगरी के विशाल मैदान में, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू सा मालूम होता है, यानी चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में वो टिंगरी का विशाल मैदान था। वहां पर एक गांव था जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी के मैदान के भीतर दिखाई पड़ती, और उसी पहाड़ी का नाम था टिंगरी समाधि, यानी टिंगरी कोई समाधि थी वहां पर। आसपास के गांव में भी सुमित जी के जितने भी यजमान थे, कपड़े की पतली पतली चीरी यानी फाड़ करके बत्तियों के डंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते हैं। गंडा मतलब मंत्र पढ़ करके गांठ लगा करके बना एक धागे का कपड़ा होता है ना, वो बना लेते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे सुमित जी, तो मैंने सोचा ये है तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, यानी अपने जान पहचान के लोगों के पास में रहेंगे। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, यानी जहां पर ठहरना ना वहां पर बांट दो, आसपास के गांव में मत बांट जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित जी ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने बाहरिया ढूंढने की कोशिश की, यानी सामान उठाने वाला, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे से चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप पर चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी होती है, यानी बहुत ही तीखी होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर ढांक लोगे तो वह गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे लेखक और उसके मित्र सुमित जी। ललाट धूप से जल रहा था, पीठ का कंधा वो बर्फ से ठंडा हो रहा था। और फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित जी के परिचित टिंगरी में भी थे सुमित जी के जानकार, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी के मिलने का बहाना करके वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा कि शेखर हैं उनके विहार की ओर चलते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई है, यानी उस जमीन के छोटे बड़े जागीरदार हैं। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म है वहां पर। अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता है और कुछ मजदूर बेगार लगा करके कर लेता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती का मुखिया था भिक्षु नमसे, एक अच्छा आदमी था, बड़े भद्र आदमी थे। शेखर की खेती का ध्यान रखने वाले कौन थे? भिक्षु नमसे थे। वह बहुत प्रेम से मिले थे भिक्षु नमसे। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ ख्याल करना था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। कितनी पोथियां? 103 पोथियां। ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेरा आसन वहीं लगा दिया, यानी बैठने की जगह। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों से लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, यानी 15-15 किलो की किताबें थी। सुमित जी ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी लेखक पढ़ रहे थे उस समय राहुल जी, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन तो लगाएंगे आने में, लेकिन वह तो उसी दिन दोपहर को चले आए। टिंगरी गांव वहां से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के हमें वो वहां से चल दिए। इस प्रकार से अपन ने ये जो ल्हासा की ओर जो अध्याय है वो पढ़ा। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग हैं वो पूछ सकते हो। यानी इसमें कितनी पोथियां हैं, वो कौन सी स्थान कितनी ऊंचाई पर है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये एक यात्रा वृत्तांत है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको फिर से एक बार दोहराव कर देता हूँ।
कि ल्हासा की ओर क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। और ये यात्रा वृत्तांत लेखक के द्वारा 1929 और 30 में तिब्बत की गई यात्रा का इसमें वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, ये प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राहुल सांकृत्य ने सुमित जी के साथ में एक भिखमंगे के रूप में ल्हासा की यात्रा की थी और उस समय भारत में तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। वो नेपाल के रास्ते से तिब्बत में गए थे और फिर फ्री लिंकोर का रास्ता जब उसका वहाँ पर है वो खुला नहीं था। राहुल सांकृत्यायन ने यह जो यात्रा है वो नेपाल के प्राचीन मार्ग से की और वहाँ पर सुमित जी के जान पहचान के लोग भी रहते थे, इसलिए वहाँ पर ठहरने की उचित व्यवस्था थी। डांडा जो है वो समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। पूछा जा सकता है ना, परीक्षा में मैंने आपको बताया था ये सबसे खतरे की जगह है, खतरनाक जगह है। और इसके अलावा लेखक मंगोल भिक्षु सुमित जी के साथ में ये यात्रा की थी, जिनका मूल नाम था वो था लोबजड़ शेख, और जिसका ये अर्थ होता है कि सुमित जी प्रज्ञ, सुमित प्रज्ञ। और लेखक सुविधा के लिए केवल सुमित नाम से उन्हें पुकारता था। लेखक ने ही ये नाम सुमित दिया हुआ था। इस प्रकार से अपन ने ये यात्रा वृत्तांत पढ़ा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अपने विद्यार्थी मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और विद्यार्थी हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।